हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर की, भारत की कृषि व्यवस्था की। भारत की कृषि व्यवस्था क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहला तो इंडिया की पॉपुलेशन का 50 to 60% जो भारत की आबादी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा, ये हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा, उसके लिए इंडिया के एग्रीकल्चर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी आबादी 1.3 बिलियन के करीब है और इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना कोई आसान काम नहीं है। और 1.3 बिलियन पॉपुलेशन का जो सेल्फ सफिशिएंसी है, हमें किसी और पे निर्भर नहीं करना पड़ता खाद्य सुरक्षा के लिए, अपने फूड नीड्स के लिए। तो इंडिया फूड सिक्योरिटी के हिसाब से सेल्फ सफिशिएंट है और उसमें एग्रीकल्चर हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैलेंजेस समझेंगे, टॉप 5 चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडियन एग्रीकल्चर के साथ, और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन चैलेंजेस को कैसे डील किया जा सकता है, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं और भारत में फ्यूचर क्या होगा एग्रीकल्चर का, फार्मर्स का, फार्मिंग का। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स गुरु। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे की चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फार्मर्स के पास जो लैंड है इंडिया में, उसकी साइज़ काफ़ी कम है। भारत के किसानों के पास जो 86% किसान हैं, उनके पास लैंड होल्डिंग्स लेस देन 2 हेक्टेयर है। मतलब 86% के करीब के किसानों की लैंड होल्डिंग्स 2 हेक्टेयर से कम है। और इतने छोटे लैंड होल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है इंडियन फार्मर्स की, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की। और स्मॉल होल्डिंग्स के साथ साथ एक और नुकसान ये है कि इनकी जो लैंड है वो फ्रैगमेंटेड है। मान लो एक इनका खेत यहाँ होगा तो दूसरा उसके साथ साथ सटा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जैसे जैसे फैमिली और जनरेशन आगे बढ़ती है, लैंड का बंटवारा होता है, लैंड साइज छोटी होती जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंडिया के फार्मर्स की लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी है और 86% के करीब किसानों की लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है। दूसरी समस्या किसानों की ये है, इंडियन एग्रीकल्चर की ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मानसून पे। मानसून क्या है? साउथ वेस्ट मानसून, जो कि 75% के करीब इंडिया में बारिश लेके आता है। और हमारी एग्रीकल्चर रेन फेड है, रेन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप को उगाने के लिए। तो हमारी डिपेंडेंस जो है वो मॉनसून पे काफ़ी ज़्यादा है। आज तक हम नए नए तरीके अपना नहीं पाए, हमारे फार्मर्स अपना नहीं पाए, अभी भी वो मॉनसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने अच्छी फसल के लिए। अगर मॉनसून अच्छा होगा तो फसल भी उस साल की अच्छी होती है, ऐसा इंडिया में देखा जाता है। तो इतना डिपेंडेंट होना मॉनसून पे सही नहीं है। और किसी साल अगर ख़राब मॉनसून हो जाता है तो भारत की एग्रीकल्चर, भारत के किसानों में काफ़ी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या इंडियन एग्रीकल्चर के साथ इरिगेशन में है, प्रोडक्टिविटी की कमी में है। इंडिया की प्रोडक्टिविटी 30 से 50% कम है दुनिया के डेवलप्ड नेशन जो हैं उनके प्रोडक्टिविटी से अगर कंपेयर करें तो। हमारे पास दुनिया का 2.3% एरिया है, लेकिन हमारे देश में जो एग्रीकल्चर होता है वो करीब 140 मिलियन हेक्टेयर हमारा नेट सोन एरिया है। 140 मिलियन हेक्टेयर का मतलब हमारे देश में जो एरिया है उसका 50% से ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। इतने बड़े एरिया को यूज़ करने के बावजूद हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है और काफ़ी डेवलप्ड नेशन से हमारी प्रोडक्टिविटी ख़राब है। और इरिगेशन के साधन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग साइंटिफिक टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं इरिगेशन के लिए, जैसे माइक्रो इरिगेशन टेक्निक, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अभी भी इंडिया में। तो उसका नुकसान हमारी प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, किसानों की आय पे, किसानों की इनकम पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम लोग जो उगाते हैं उसमें से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। ये भी एक कारण है कि हमारा लैक ऑफ एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, वो भी एक रीज़न बन जाता है हमारे एग्रीकल्चर इनकम के और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस का कारण बन जाता है। ठीक है, चौथा है कि क्रॉप पैटर्न। हम लोग बेसिकली
सॉइल के हिसाब से क्रॉप नहीं उगाते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे राइस जैसे क्रॉप उगाते हैं, शुगर केन जैसे क्रॉप उगाते हैं। और इंडिया में ये देखा गया है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे राइस और शुगर केन को उगाने के लिए 1 किलो राइस को उगाने के लिए 2000 से 5000 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वाटर रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है। और बहुत सारी रिसर्च में ऐसा पता चला है कि हमारी जो वाटर रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रही है। हमारे पास दुनिया के 4.2% ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं। दुनिया में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उसका 4.2% इंडिया में है, लेकिन फिर भी हम लोग इतने वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाते हैं, सॉइल वहाँ का फेवरेबल होता भी नहीं है तब भी वो क्रॉप उगाते हैं। इससे हमारे सॉइल को और फर्टिलाइजर्स के यूज़ की वजह से हमारे सॉइल का, हमारे लैंड का डिग्रेडेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पांचवा कारण है हमारे पास फूड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज क्या करता है? कोल्ड स्टोरेज फसल जो हमारे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके अच्छे कंडीशन में रख सकता है, लेकिन इंडिया में कोल्ड स्टोरेज की कमी है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कोल्ड स्टोरेज पे कम है। हालांकि एफसीआई अपने क्रॉप्स को स्टोर करके रखती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो किसानों से डायरेक्ट फसलें लेती है पीडीएस के लिए। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन कार्ड से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बच्चों के मिड डे मील के लिए एफसीआई खरीदती है। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि एफसीआई के गोडाउन में भी क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं अपने क्रॉप्स को। तो जब तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स या फिर कोल्ड स्टोरेज को नहीं इनकरेज किया जाएगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाया जाएगा, हमारे फार्मर्स की समस्या और हमारा क्रॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम लोगों को हॉर्टिकल्चर को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर के जीडीपी में 60% जो जीडीपी होता है एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर से आता है। हॉर्टिकल्चर यानी फल, सब्जियां, ये सब। तो इन सब में प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन यही है कि हॉर्टिकल्चर के जो प्रोड्यूस होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं। कोई 24 घंटे में ख़राब हो सकता है, कोई 48 घंटे में ख़राब हो सकता है। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर को बढ़ाना है, तो हम लोगों को कोल्ड स्टोरेज बनाना होगा, मेगा फूड पार्क्स बनाना होगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट काफ़ी सारी योजनाएं लेके आई है मेगा फूड पार्क के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप किया है, लेकिन ये 1-2 दिन में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है। कोल्ड स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो कोल्ड स्टोरेज को बनाने में, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में बनाने के लिए समय लगता है। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में गवर्नमेंट को पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये 5 बहुत बड़े चैलेंज हैं इंडिया की एग्रीकल्चर में। सबसे बड़ा चैलेंज जिसमें फार्म होल्डिंग है, जो कि 86% किसान जो हमारे हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, और वो भी फ्रैगमेंटेड है, अलग अलग जगह पे है। तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस आता है, रूरल पॉवर्टी बढ़ती है, और हम लोग अपने लैंड का सही यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में 140 मिलियन हेक्टेयर के करीब नेट सोन एरिया रखा हुआ है, जो कि हमारे जियोग्राफिकल एरिया का 50% है। ठीक है। और हमारी 50 से 60% की आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी इंगेज होने के बावजूद एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये मात्र 15 से 18% के बीच फ्लक्चुएट करता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी एग्रीकल्चर में इंगेज है, लेकिन फिर भी हम लोगों को उतना इकोनॉमी में ये आउटपुट नहीं दे पाता है। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी, हमारे देश की पॉवर्टी को देखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर सेक्टर मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में काम करता है इकोनॉमी में। अगर एग्रीकल्चर होगा अच्छा तो बाकी सारे सेक्टर भी अच्छे से ग्रो करते हैं, ये देखा गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जैसे मिडिलमैन, करप्शन, ये सब हमारे देश में फार्मर्स की लो इनकम को क्रिएट करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे लैंड होल्डिंग्स और आगे कम हो रही है, सक्सेशन की वजह से, लिटिगेशंस की वजह से, और भी फार्मर्स को नुकसान होता जा रहा है। अब देखते हैं कि इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला तो जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से हमने फूड सफिशिएंसी हासिल कर ली है। हम लोगों को किसी और देश पे निर्भर होना नहीं पड़ता।
फूड के लिए, लेकिन हम लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ानी होगी। हम लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मेथड अपनाने होंगे एग्रीकल्चर के। साइंटिफिक मेथड में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और छोटे लैंड में उसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों को देखना होगा। दुनिया में बहुत देशों के पास हमारे इतना एरिया नहीं है। भारत के पास दुनिया की 2.3% ऑफ ग्लोबल लैंड है, लेकिन हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। तो हम लोगों को दूसरे देशों से सीखना होगा जो कम लैंड में अच्छी सी प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हैं, जैसे इजराइल जैसे देश। हमारे काफ़ी सारे मिनिस्टर, फार्मर्स इजराइल और दूसरे देश जाते हैं ये सब सीखने के लिए। तो हम लोगों को साइंटिफिक टेक्निक बढ़ाना होगा एग्रीकल्चर में, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और दूसरा उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं, खास करके वाटर रिसोर्स और लैंड रिसोर्स, लैंड का डिग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज़ से लैंड डिग्रेड होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है और बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम होती है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम से भी अगर हम लोग साइंटिफिक मेथड अपनाएंगे तो हम लोग ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इकोनॉमी ऑफ स्केल को बढ़ाना होगा, क्योंकि लैंड होल्डिंग छोटी है। तो हम लोगों को आपस में किसानों को एक साथ आके एक प्रोडक्ट उगाना होगा, आपस में कॉपरेशन बना के, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के उन सबको एक साथ आके इकोनॉमी ऑफ स्केल क्रिएट करना होगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? जब कोई भी चीज़ को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी लागत और उसकी प्रॉफिट, लागत कम हो जाती है, उसकी प्रॉफिट बढ़ जाती है। तो बहुत सारे किसानों को साथ आके उनकी प्रोडक्टिविटी को देखते हुए अपने साथ कोऑपरेशन करके अपना क्रॉप्स को उगाने चाहिए, जिससे उनकी इकोनॉमी, उनकी जो इनकम है वो बढ़ सके। चौथा है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के क्रॉप उगाने चाहिए। इंडिया में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे वाटर लिमिटेड अमाउंट में है वहाँ पे लोग राइस उगाए जा रहे हैं, शुगर केन उगाए जा रहे हैं। तो हम लोगों को उस एरिया में उन सॉइल को देखते हुए, वो सॉइल किस क्रॉप को सपोर्ट करता है उसको देखते हुए वो क्रॉप उगाना चाहिए। इंडिया में क्या होता है कि लोग एमएसपी देख के कौन सा क्रॉप उगाना है वो तय करते हैं, जिसकी एमएसपी ज़्यादा होती है लोग वो क्रॉप उगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सॉइल पे और उनके खुद के इनकम पे आने वाले सालों पे असर पड़ता है। ठीक है, तो सॉइल देख के क्रॉप उगाना चाहिए, एमएसपी देख के नहीं। अगर एमएसपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में है, क्लिक करके देख सकते हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उसमें। ठीक है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो जरूरी है, अलग अलग क्रॉप उगाना, लेकिन फूड सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा देश की सबसे इंपॉर्टेंट है। देश में भुखमरी नहीं होनी चाहिए, फूड स्केर्स अमाउंट में नहीं होना चाहिए, फूड इन्फ्लेशन जो है वो हाई नहीं होना चाहिए। ये देखते हुए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी लानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने चाहिए। अभी एक योजना आई थी गवर्नमेंट की, किसान रेल जैसी योजना, जिसमें ट्रेन से क्रॉप, जो पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर के क्रॉप हैं वो जाएगा, किसान की फसलें जो हैं वो प्लेन से जाएगी। तो इन सब पे ध्यान देना होगा, और इसके साथ ही साथ किसान को कहीं दूर बेचना ना पड़े, वो अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में जाके अपने क्रॉप्स को बेचे। ये भी गवर्नमेंट को उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हर ज़िले में तैयार करना होगा। और इसी में है एक्सपोर्ट को इंडिया की कॉम्पिटिटिव करना होगा। बहुत बार ये देखा गया है कि एमएसपी और मिडिलमैन की वजह से क्रॉप की दाम काफ़ी बढ़ जाती है और इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं कर पाता और अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच नहीं पाता है। हम लोग जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उसको प्रोड्यूस करने में दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के पोजीशन पे ही रहते हैं। सारे क्रॉप्स आप उठा के देखो, भारत 1, 2, 3 में ही आपको मिलेगा। लेकिन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बावजूद भी हमारे फार्मर्स की इनकम कम है, क्योंकि मिडिल मैन उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। और उनकी अगर अच्छी फसल होती है तो दाम कम हो जाने की वजह से उनको नुकसान होता है, फिर मॉनसून ख़राब होने की वजह से नुकसान होता है, फिर ओले पड़ने, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जिसके वजह से उनकी फसलें ख़राब होती है। तो इंडिया को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी लानी होगी, उसी में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज होगा तभी वो आगे किसी दूसरे देश में बेचा जा सकेगा। तो इस पे गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी चाहिए। आपने हाल में ही किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा। तो
हम लोगों को ये देखना है, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग फार्मर की इनकम को डबल करेंगे बाय 2022, वो होता दिख नहीं रहा है। तो फार्मर्स भी परेशान हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा दाम दे के खरीदते हैं, बीच में कोई और फ़ायदा उठा रहा है। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी चाहिए और फार्मर्स के हित की पॉलिसी लानी चाहिए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देख लिया है, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।